अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ आइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के साथ में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो अपडेट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट एंड फॉर पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो बजट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, बजट की कुछ खबरें आई हैं इनको भी देखेंगे, करंट अफेयर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनको यहाँ पे देखेंगे, कुछ एमपी के इनिशिएटिव हैं, राज्य की कुछ पहले हैं इन पे चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा जो कि अपने पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वीकली बेसिस पर हम इनको कवर करते हैं। तो बहुत रैपिड और स्पीडली कवर करने की कोशिश की जाती है जिससे कि आपका समय भी बचे और बहुत जल्दी आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे हासिल कर लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है आपके पास नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स में कि फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, देश का पहला एआई विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश इन आंध्र प्रदेश विथ एनवीडिया सपोर्ट, फोकस्ड ऑन बीटेक एमटेक इन एआई आईओटी एंड बिग डेटा एनालिसिस। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि जो पहली एआई यूनिवर्सिटी है, ये पहली एआई यूनिवर्सिटी ये आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई है और आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश करने में जो एनवीडिया ग्रुप आपके पास है, इस एनवीडिया ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है, एनवीडिया के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है और उनके सपोर्ट से ये इस्टेब्लिश की गई है। और इसका फोकस है कि जितने आपके एआई टूल हैं या आप इसको मशीन लर्निंग कह सकते हैं, इनमें स्टडी करना और जो कोर्सेस हैं वह आपको वीटेक और एमटेक के कोर्सेस, जैसे बीटेक हमको देखने को मिल रहा है, बीटेक एमटेक, तो ये सारी फैसिलिटी इस यूनिवर्सिटी में हमको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, पहली जो एआई यूनिवर्सिटी है, ये पहली एआई यूनिवर्सिटी हमको कहाँ देखने को मिल रही है? आप बता देंगे। पहली एआई यूनिवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है और चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि 2014 जो है 2014 में यह जो तेलंगाना है उस तेलंगाना से अलग हुआ, तेलंगाना इससे अलग हुआ। तो बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड जो वर्क थे उनको कारण हमेशा विवाद में रहा, बट हाँ अब धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रहा है। तो आप देख लेंगे पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? आंध्र प्रदेश में। इंडिया इजराइल हेलीकॉप्टर जेबी बिल्ट टू फ्लाई एट 8048 किलोमीटर। भारत इजराइल हेलीकॉप्टर समझौता ज्वाइंट वेंचर फॉर एडवांस हेलीकॉप्टर्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग ओवर द एवरेस्ट रीजन 8048 मीटर्स स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज। तो हमने मॉडर्न जो हेलीकॉप्टर हैं, इन मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स के डेवलपमेंट को लेकर, है ना, जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर हैं, इन मॉडर्न हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट को लेकर जो इजराइल है, इस इजराइल के साथ, ठीक है, जो इजराइल है इस इजराइल के साथ एक डील साइन की है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली भारत ने किसके साथ एक डील साइन की है? आप बता देंगे इजराइल के साथ, और इनका पर्पस है मॉडर्न हाईटेक हेलीकॉप्टर्स बनाना, मॉडर्न हेलीकॉप्टर बनाना, हाईटेक हेलीकॉप्टर बनाना, जिनकी सहायता से हम बहुत ऊंचाई जो है इस ऊंचाई पे फ्लाई कर सकें। और ये ऊंचाई हमको देखने को मिलेगी 8048 मीटर, मतलब हम हिमालय जो है एवरेस्ट, इस एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाकर भी सर्विलांस कर सकें। इसके लिए इजराइल के साथ एक समझौता हमने कर लिया है। यूएस और वेनेजुएला में ट्रेड टॉक यहाँ पे शुरू हो गई है। अमेरिका और वेनेजुएला में व्यापार वार्ता, ठीक है। आप सबको पता है कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनको उठा लिया गया, ठीक है, उनको उठा लिया गया और उसके बाद न्यू रिजीम यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई और अब फिर से वार्ता चल रही है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी दुनिया में जो डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, उस इस्टेब्लिश को, तानाशाही आप इसको कह सकते हैं, इसको बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि पहले उसको परेशान किया, परेशान करके अब उससे बात कर रहे हैं, अब उससे ट्रेड यहाँ पे कराएंगे और ट्रेड के थ्रू आपको पता है कि क्या होगा कि सारे के सारे जो ऑयल रिजर्व हैं वो पहले ये वेनेजुएला अमेरिका को बेचे सस्ते दामों पर और फिर अमेरिका पूरी दुनिया को इनको सेल करेगा काफ़ी महंगे दामों पर। तो यही ट्रेड डील होगी, इसके अलावा दूसरी कोई डील आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कहाँ पे वार्ता शुरू हुई आप लोग बता देंगे? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। सेंट्रल एक्साइज डे जो 24 ऑफ फेब है, ये आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के तौर पर मनाया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नामक अधिनियम 1944 जो है, इसका आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक्ट बनाया गया था, जो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स है 1994 का, 1944 का, इसकी स्मृति दिवस में हम 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं।
तो सबसे पहली खबर, देश का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है ये कहाँ बन रहा है? आंध्र प्रदेश में। किसके सहयोग से बन रहा है? तो आप लोग बता देंगे, एनवीडिया के सहयोग से बन रहा है। और इसका जो पर्पज़ है वो बड़ा सिंपल है कि जो बीटेक और एमटेक की पढ़ाई है ये बेहतर तरीके से करना है। बीटेक और एमटेक की पढ़ाई एआई, मशीन लर्निंग और इन सभी टूल में इंडिया इजराइल हेलीकॉप्टर जो ज्वाइंट वेंचर डेवलप यहाँ पे कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर के तौर पे डेवलप करेंगे। इसका पर्पज़ है कि हमारी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोजीशन है या डिफ़िकल्ट जो सिनारियो है, उन सिनारियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को बेहतर तरीके से डेवलप करना। फिर यूएस और वेनेजुएला में ट्रेड टॉक यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और सेंट्रल एक्साइज डे ये 24 ऑफ फेब को मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के तौर पर 24 फरवरी को मनाते हैं। आप इसको भी यहाँ पर एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमपी बजट को लेके यहाँ पे खबरें दी गई हैं और बजट का जो साइज़ है वो दिया गया है 4,38,317 करोड़ का। तो ये आपने एक बार यहाँ पे देखना है क्योंकि बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। 1,00,000 करोड़ कैपिटल आउटप्ले, पूंजीगत व्यय इसमें शामिल किया गया है और इसका टारगेट है विकसित मध्य प्रदेश। जैसे 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत, और उस विकसित भारत की तरह हमको जो 2047 है विकसित एमपी पे काम करना है। तो उसी दिशा में जो बजट है, इस बजट के आकार और साइज को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बजट का साइज़ है इसको जल्दी ही इनको डबल ट्रिपल जो भी करना है बोलते रहते हैं। खैर कोई नहीं, हमको याद रखना है कि साइज़ 4,38,000 करोड़ के आसपास हमारा बजट है। विकसित मध्य प्रदेश इसकी थीम है और ये आपको गरीब है ना, जो ज्ञानी हमने मिशन आपको पढ़ाया था उस ज्ञानी पर ही आधारित है। ज्ञानी आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। जी का मतलब आप सबको पता है कि ये हमारा गरीब है। वाई का मतलब युवा है, ए का मतलब अन्नदाता है, एन का मतलब नारी है। और इसी के साथ में जो आय है, इस आय के दो मतलब यहाँ पर है आय। एक आय का मतलब है इंडस्ट्री और एक आय का मतलब है इंफ्रा। तो हमारा जो ज्ञान है ये तो 24-25 का बजट था, 26-27 का जो बजट है ये ज्ञानी के कंसेप्ट पे आधारित है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ये ज्ञानी पर आधारित है। यहाँ जो जी है इसका मतलब वाई, ए, एन का मतलब आप सबको पता है, लेकिन आई का मतलब एक इंडस्ट्री है और एक आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस पे आधारित है। तो बजट का अगर सीधा सीधा साइज आपसे कोई पूछेगा, मध्य प्रदेश का टोटल बजट का आकार कितना है, आप लोग बता देंगे 4,38,317 करोड़ का इतना बजट है। और जो पूंजीगत व्यय है वो लगभग 1,00,000 करोड़, मतलब पूंजीगत व्यय का आशा होता है कि सरकार डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करना चाहती है। तो ये जो बजट है, इस बजट का मोस्ट जो हिस्सा है वह इंफ्रा पे यहाँ पे खर्च किया जाएगा। जो मोस्ट हिस्सा है वो इंफ्रा पे खर्च करेंगे, वह ढांचागत सुविधाओं पे खर्च करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और ये हमको देखने को मिलता है। तो किस पर्पज़ के साथ लॉन्च किया गया है? ज्ञानी का पर्पज़ क्या है आप सबको समझ में आ गया है। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, एन का मतलब नारी। ये जो आई है इसके दो मतलब है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ठीक है एक आपके पास इंफ्रा। बेटा इंफ्रा का मतलब होता है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे का आशय क्या होता है कि सरकार को रोड बनानी है, सरकार को ब्रिज बनाने हैं, सरकार को बिजली उपलब्ध करानी है। ऐसे वो सारी चीज़ें जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सड़क है, ठीक है, बिजली उत्पादन है, इरिगेशन कैपेसिटी को डेवलप करना है, ढांचागत सुविधाएं, जिससे औद्योगिक विकास हमको यहाँ पे देखने को मिल सके। तो सरकार का पर्पस है उद्योग को बढ़ावा देना, इसी के साथ में जो आधारभूत ढांचा है, इस आधारभूत ढांचे का विकास भी यहाँ पर करना है। इस विजन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, नारी और आय का मतलब एक है इंफ्रा का मतलब होता है ढांचागत सुविधाएं। ठीक है, ढांचागत सुविधाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, समझते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर पर इसका क्या प्रभाव रखा गया है। तो अगर कोई पूछे हमारा जो बजट है, इस बजट में कृषि पर कितना पैसा खर्च करने की बात की गई है, आप बता देंगे 88,910 करोड़। कितना पैसा? टोटल एलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि हेतु कुल आवंटन। यशोदा मिल्क ईल्ड स्कीम, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना 700 करोड़ यहाँ पे एलोकेट की गई है। और कंटिन्यूशन ऑफ जीरो इंटरेस्ट फार्मर लोन्स, शून्य ब्याज पर ऋण किसानों के यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि टोटल आकार क्या है एग्रीकल्चर बजट का, कृषि बजट का, तो मोटे तौर पे आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 88,000 करोड़, 88,000 करोड़ का हमारे बजट का साइज है। इसी के साथ में अगर पूछा जाएगा कि जो यूथ है
इस यूथ के लिए, युवाओं के लिए कितना बजट यहाँ पे दिया गया है, तो 2.50 लाख करोड़ है ना, 2 ये यहाँ पर 88,000 करोड़ है, ये 2.2 लाख करोड़ के आसपास आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। सीखो कमा योजना जो है, ठीक है, ट्रेडिंग 979 यूथ को दिया गया है। मैसिव पुश फॉर एमएसएमई क्लस्टर बनाने की यहाँ पे बात की गई। तो किसके लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, कभी कभार ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग फोकस करके देख लीजिएगा, जिससे कि परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट, फोकस रखा गया है महिला सशक्तिकरण पर। आप लोग देखेंगे 1836 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फॉर 1.25 करोड़ विमेन अंडर दी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ महिलाओं को इतनी राशि यहाँ पे दी गई। तो लाडली बहना जो योजना है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा है खर्चे का, एक्सपेंडिचर का। 1836 करोड़ जो रुपए हैं, ये अभी तक लाडली बहनाओं को दिया चुके हैं। और लाडली बहना के बारे में आप सबको पता है कि 2023 में एक स्कीम शुरू की गई, 2023 में इस स्कीम को शुरू किया गया 23 में, और अभी इसमें 1500 रुपये मासिक सहायता मिलती है महिलाओं को, आप 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए। तो इस पर सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। 23,000, आप कह सकते हैं 23,000 करोड़ टोटल बजट एलोकेटेड फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला एवं बाल विकास के लिए 23,000 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया है। 23,000 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया है, किसके लिए, महिला एवं बाल विकास के लिए। तो ये टोटल अमाउंट आपने याद रखना है, क्योंकि कभी कभी टोटल डायरेक्ट अमाउंट भी आ जाता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सारी चीजें, लेकिन फिर भी फोकस नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करिए इन फिगर्स को एक बार याद कर लें, क्योंकि ये हमारे पेपर में आएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्टेट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट, देखो कल्चर संस्कृति की बात करते हैं तो विक्रम उत्सव 2026 मनाया गया है, और उज्जैन में टू सेलिब्रेट एंशिएंट हेरिटेज एंड गवर्नेंस। उज्जैन में प्राचीन विरासत और सुशासन का लक्ष्य मनाने के लिए शुरू किया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर विक्रम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आप बता देंगे कि जो विक्रम महोत्सव है ये उज्जैन में मनाया जाता है, उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो सम्राट विक्रमादित्य थे, जो विक्रमादित्य थे, इनकी याद में, और इन्होंने 58 BC में जो विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत की नींव यहाँ पे रखी थी, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ई गवर्नेंस की बात आती है। ई गवर्नेंस, हमने पेपरलेस साइबर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, साइबर पंजीकरण। लॉन्च द एलिमिनेट रेड टेप एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट एंटायरली। तो आपने देखा होगा कि साइबर पंजीयन है ना, साइबर तहसील की यहाँ पे बात की होगी, इसको सरकार ने शुरू किया है। तो जैसे आप ICT पढ़ेंगे यूनिट 9 को, उस यूनिट 9 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कि पेपरलेस साइबर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। आपने साइबर तहसील की शुरू के बारे में पढ़ा होगा कि साइबर जो तहसील इनिशिएटिव है, ये साइबर तहसील इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। और साइबर तहसील इनिशिएटिव शुरू करने से क्या है कि रेड टेपिज्म को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं। लाल फीताशाही आप जिसको कहते हैं, लाल फीताशाही या अफसरशाही, जैसे एक बहुत बड़ी बात कही जाती है अफसरशाही के बारे में, कि अफसर बनने से पहले हर कोई परेशान होता है अफसरशाही से या लाल फीताशाही से, और फिर जब वो व्यक्ति बन जाता है तो उसको, ठीक है, उसको ही मजा आता है दूसरे लोगों को परेशान करने में। यस, विक्रम संवत अब आएगा, हमारा जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत जो चैत्र माह के जो होता है ना, शुरुआत होती है, पहला जो दिन होता है वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो विक्रम संवत हमको अब यहाँ पे देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं क्या कहानी है। तो विक्रम उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा, साइबर पंजीयन हमने ई तहसील बना दी है, और बलचल फ्रेंडली गौशालास लॉन्च इन साउथ पन्ना टू बूस्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। जो पन्ना नेशनल पार्क है, ये पन्ना नेशनल पार्क आपका फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क के एरिया के आसपास हम जो गौशाला बना रहे हैं, गौशाला ये बना रहे हैं बल्चर फ्रेंडली। बल्चर फ्रेंडली मतलब जितने भी ग्रामीण एरिया हैं, इन ग्रामीण एरिया के लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है कि जो भी आपके पास एनिमल्स हैं, आप इन एनिमल्स के यूज़ के लिए उन ड्रग का, मतलब एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए उन ड्रग्स का यूज़ मत कीजिए जो हमारे जो बल्चर हैं, बल्चर्स, ठीक है, जो हमारे गिद्ध हैं,
इन गिद्ध के लिए जो हानिकारक है, आप उन ड्रग्स का यूज़ ना करें। उनके अलावा दूसरे ड्रग्स को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ खबरें जो आप लोग यहाँ पे याद रख लेंगे। ठीक, चलो अब देखो, नेशनल साइंस डे हम लोग 28 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। साइंस डे के तौर पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो साइंस डे है, इस साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 28 फेब को। और 28 फेब को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे रीज़न है हमारे सीवी जो रमन है, सीवी रमन। और इनका जो रमन इफेक्ट था, उस रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो हम उनकी मेमोरी में 28 फेब को नेशनल साइंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। विज्ञान पथ पर बढ़ता भारत, ये इस वर्ष की आपके पास थीम थी। ट्रैकिंग इंडिया जर्नी फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग रॉकेट एंड बाइसिकल टू पायनियरिंग एआई क्वांटम टेक एंड द अपकमिंग गगनयान मिशन। हमने बाइसिकल जो है, इस बाइसिकल की जो शुरुआत की है ना, बाइसिकल पे हमने शुरू किया पूरा का पूरा जो हमारा सफ़र है उस सफ़र को। और फिर हम देखते हैं कि हमको देखने को मिलता है आज हम पूरी दुनिया में स्पेस की लीडर के तौर पर हैं। हम पूरी दुनिया में टेक में पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, एआई में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो नेशनल साइंस डे 20 फेब को मनाया गया। स्टूडेंट वेलफेयर इन एमपी, स्टेट गाइडलाइन फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैंडेटरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फी रेगुलेशन एंड मेजर टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ अक्रॉस द स्टेट। एक नई गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी की है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कोचिंग देना नहीं होना चाहिए। इन बच्चों को मेंटल सपोर्ट भी यहीं से मिलना चाहिए, मेंटल सपोर्ट। देखो, ये बात हम सबको मानना पड़ेगा कि आजकल जो बच्चा है वो परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, बहुत सोशल प्रेशर को वो फील कर रहा है। और उस सोशल प्रेशर से बाहर आने के लिए उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत, वो सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट टीचर, गुरु बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसको लेकर एमपी ने एक एडवाइजरी जारी की है, और वो एडवाइजरी को आप बढ़िया तरीके से याद रख लेंगे कि भाई ये एडवाइजरी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो, इसमें ओलिकर डायनेस्टी की बात की गई है। ठीक है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन एंड किंग यशोवर्मन हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर द ह्यूनास। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा जो ओलिकर डायनेस्टी है, इस ओलिकर डायनेस्टी को लेकर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग बता देंगे कि ये एमपी से संबंधित है। एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इनका जो रूलर रहा है, इसमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारी बातें नहीं, तो आप मंदसौर जो अभिलेख है आप इसको याद रखें, यहाँ से जानकारी मिलती है। और यशोवर्मन का भी नाम बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, जिन्होंने हूण जो शासक हैं उनको यहाँ पे हराया था, हूण शासक को हराया था, तो ओलिकर डायनेस्टी। फिर गोमती नदी की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो गोमती नदी आपसे यहाँ पे बात चल रही है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, यूपी की एक नदी है। और ये पीलीभीत से आपके पास निकलती है, पीलीभीत यूपी से, और आगे जाके यह गंगा को आपके पास ज्वाइन कर लेती है। अभी पॉल्यूशन के कारण थोड़ी सी चर्चा में है, पॉल्यूशन या प्रदूषण के कारण। तो ये कुछ हिस्ट्री और आपका जो ज्योग्राफी है, इसकी बेसिक बातें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि आप प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करें। ठीक है भाई, चलिए ठीक, चलो अब कुछ और बातें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं जरा उनको।